हेलो, गुड इवनिंग। पेपर है तुम लोगों का 19 मार्च को, पढ़ लिख लो, ठीक है। पूछते रहते हो अगर आपके दोस्त का क्या क्या सवाल था वो, खैर जो भी सवाल था। आज अगर सीमा जी आपके हैं हमारे दोस्त साथ। को फुंसी निकली हो तो कैसे ठीक? किस कर दो, फुंसी पे? आई कांटेक्ट बनाओ और किस कर दो, सब ठीक हो जाता है। देखो ये है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 22 से 23 का, ठीक है। 23-24 का भी डिस्कस कर दिया, शायद कर दिया वो, देख लेना यार, देख लेना, ठीक है। कर दिया है। कर दिया डिस्कस, हम्म। अपलोड नहीं, पब्लिश नहीं हुई है अभी वो। हम्म। एट द मोमेंट जहाँ मैं वो बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तब नहीं हुई है। चलो, जैसे कि आपको पता है सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स कर रहे हैं, अभी जेनेटिक्स करने का टाइम है। जेनेटिक्स कॉलेज में जेनेटिक्स पढ़ रहा हूँ मैं, इसलिए इसके बाद रिप्रोडक्शन करूँगा। डिस्कस क्या है, व्हाट इज़ दिस मिसबिहेवियर। चलो, सीमा जी हैं। हेलो सीमा जी, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। वी ग्रेटली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस है, योर प्रेजेंस इज़ वेरी ग्रेटली अप्रिशिएटेड है। खैर, बताइए पहला सवाल। एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज अ डेवलपमेंट ऑफ ए। मुझे पता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है ना, हम्म तो मतलब कि डिसिमिलर सेट ऑफ फंक्शन बोलिए, बोलते रहिए, मैं ज़रा पेन इन खोल लूँ। हम्म नहीं, कॉमन सेट ऑफ फंक्शंस इन डिफरेंट अच्छा, ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री, ए पार्ट। अरे एक सेकंड रुकना ज़रा, मैं पेन खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रिडाक्ट कर दे रहा है। तो आप कह रही हो एक ऑर्गेनिज्म इधर से, एक ऑर्गेनिज्म इधर से, दोनों मिलते हैं कहीं पे एक कॉमन पॉइंट पे जाके, राइट। जी। तो आपके क्या थे, कॉमन सेट ऑफ फंक्शन आपने बोला, हम्म। कॉमन सेट ऑफ फंक्शन इन ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री। हम्म। ठीक है, एक कोई एग्जांपल दो तो आप। मतलब आप फंक्शन सेम कर रहे हो, मान लो सबको उड़ना है, लेकिन आपके परदादा अलग है, लेकिन सबको उड़ने वाला ही काम है। तो आप कॉमन सेट्स ऑफ फंक्शन डेवलप करोगे, जैसे कि एरोडायनेमिक्स वगैरह। अच्छी बढ़िया जैसे सी। कि एज है और मैमल्स, बैट्स के विंग्स और सही बात है, बटरफ्लाई के विंग्स। बैट के विंग है, बैट के भी विंग होते हैं, बैटमैन। और बटरफ्लाई के भी विंग होते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है गलत है। हम्म, एनसीईआरटी बोलना है वो। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही। आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से सही है। मेरे हिसाब से भी सही है। एनालॉगस ऑर्गन्स ना। इसे बाय द वे एनालॉगस ऑर्गन भी कहते हैं, इट्स अ गुड पॉइंट। एना एक तो आप पहले फाउंटेन पेन बंद करो, बॉल पेन खोलो। बॉल पेन नहीं है जी, यही है एक एनालॉगस। खैर, आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है उसका। क्वेश्चन अच्छा पर करने का मन कर रहा है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ और सिर्फ ये रहा। वाइट आइड, व्हेन वाइट आइड येलो बॉडी ड्रोसोफिला फीमेल्स वर हाइब्रिडाइज विद, मतलब ड्रोसोफिला फीमेल्स दिए आपने, उनको हाइब्रिडाइज किया मेल से। F1 प्रोजेनी जो बनी आपकी उसको इंटरक्रॉस किया, और जो F2 वाली जो रेशियो था वो 9:3:2। देखो ये ना फिनोटिपिक रेशियो है, और जेन्युइनली इट स्टैंड्स ट्रू। फिनोटिपिक रेशियो और ये जेन्युइनली इट स्टैंड्स ट्रू। बट इन द केस ऑफ ड्रोसोफिला ये 9:3:3, 9:3:3:1 का हाँ। रेशो नहीं यूज़ कर पाते। इसमें हम्म, लिंकेज हो जाती है इसकी वजह से कि जो एक्चुअल रेशियो से डिविएट हो जाता है। हाँ, इसमें क्या होती है ना, जैसे मान लो रेड आई और ब्राउन बॉडी वाला जो जीन है, वो मान लो कि एक ही क्रोमोसोम पे पड़ जाता है, ठीक है। एक ही क्रोमोसोम पे पड़ जाता है। लेट मी ड्रॉ इट नाइसली। देखो, मान लो रेड आई वाला इधर है, और ये दूसरा क्या था, ब्राउन बॉडी वाला ये इधर है। तो जब वो दोनों जो ये दोनों जब एलील गैमीट बनाने जाएंगे, तो ऐसे बीच से स्प्लिट होंगे। आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, जी। ठीक है। तो बीच से जब स्प्लिट होंगे, दिख नहीं रहा, ये तो बहुत गंदा बना है। बीच वट एवर, बीच से स्प्लिट हो जाएंगे भाई, देख लो भाई, तुम लोग देख लो, बीच से स्प्लिट हो जाएंगे, और ये दोनों के दोनों साथ में जाएंगे। इसलिए रेड आई जिनकी होगी उनकी मोस्टली ब्राउन बॉडी ही होगी। जबकि ऐसा नहीं था कौन से वाले केस में, जब हम प्लांट्स को देख रहे थे, मान लो टॉल और राउंड देखा हमने, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो टॉल है तो राउंड भी होगा, है ना। समझ रहे हो ना, समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रीज़न देखते हैं। जब दो जीन्स डाई हाइब्रिड होते हैं, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज मच हायर।
सही बात है, जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है, यानी कि रेड आई और ब्राउन बॉडी वाले मेल्स आपको बहुत सारे दिखेंगे, ना कि जो ये रेशियो प्रेडिक्ट करने वाला था वो। समझ में आ रही है आपको बात सीमा जी? जी। कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? नहीं, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए। एक ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट है, हम्म homozygous dominant हम्म for inflated green Pod. pods pod is is अच्छा, तो मतलब ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो ठीक इसका है। मतलब वो होगा ग्रीन पॉड्स है, तो आप ले लो जी ले लो, कैपिटल जी कैपिटल जी ठीक है जी, कैपिटल जी और इन्फ्लेटेड के लिए एफ ले दिया है। हाँ, ठीक है। ठीक है, फिर विद अनदर पी प्लांट विद कंस्ट्रक्टेड येलो प्लांट। कंस्ट्रक्टेड येलो प्लांट, ठीक है। कंस्ट्रक्टर और इन्फ्लेटेड में फर्क अच्छा है। ठीक है, आगे बताइए। हाँ, तो पनेट स्क्वायर की हेल्प से हमें क्रॉस बताना है और रिजल्ट मेंशन करना है फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली। अच्छा, तो ये वही आएगा ना, मेंडल का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, वही हम जैसे हमने RRYY में किया था, जैसे NCERT में RRYY का शो किया है, वैसे ही हमें FFGG का शो करना है। एक बार कर देते हैं, वेरी इजी, एक बार कर देते हैं, देखें जगह है खाली। माइक्रो खुल गया होगा अब तक। नेट नहीं चल रहा है, छोड़ो कोई बात नहीं, यहीं कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी सिर्फ और सिर्फ F1 जनरेशन ही तो दिखानी है, आपको करना है, संभाल लोगे ये, क्योंकि माइरो से अलग है ये बोर्ड। तो F1 जनरेशन होगी ये F कह रहा था मैं, कैपिटल जी ये है गाइज इन्फ्लेटेड ग्रीन। एक तो मैं खुद गाइज बोल देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई गाय बोल देता है तो किसी को भी। गाइज सच, वो जो शोभित सहाय है चैनल वो है, जानते हो उसको, देखा है शोभित सहाय? मत ही देखना, मतलब देख सकते हो भाई, तुम्हारी मर्जी है। तो F1 जनरेशन क्या होगी बताओ? F1 जनरेशन मेरी कैपिटल F स्मॉल f, नो एफ गिवन, पता नहीं यार मेरे को। एक तो आप बना भी ऐसे रही हो इतना खतरनाक, बता तो दो यार व्यूअर्स को बना कैसे ये। तो F1 जनरेशन तो ये होगी, ठीक है, FFGG, ठीक है, क्योंकि इससे गैमेट आया, इसके पास कौन सा है, इससे गैमेट आया FG, ठीक है, और इससे आया FG, स्मॉल जी, ठीक है, लिल जी, ठीक है, मेक सेंस, ठीक है। अब इसका पनेट स्क्वायर बनाते हैं F2 का। F2 बनाना ही नहीं है, F2 नहीं बनाना, मतलब कह दिया है, मतलब फिर भी जाना ही है ऊपर, छीक दूंगा आपके उस पर। फिनोटिपिकली एंड जीनोटिपिकली तो बताओ आप। फिनोटिपिकली जैसा कि आपको देखने को मिल जाएगा, ये इन्फ्लेटेड होगा और ग्रीन होगा। क्यों भाई? क्योंकि कैपिटल F आपका डोमिनेंट है, इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है आपका, तो स्मॉल f के होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो इन्फ्लेटेड ही होगा। और आपके कैपिटल G यानी कि ग्रीन डोमिनेंट है, तो वो ग्रीन ही होगा, इन्फ्लेटेड ग्रीन होगा, और इसका फिनोटाइप भी वही होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई चांस, खैर बायोटेक्नोलॉजी का है ये वाला, नहीं रुकिए, ये वाला भी नहीं, स्क्रोटम बायोटेक्नोलॉजी, ये जेनेटिक्स में है क्या? आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द पोलैरिटी ऑफ अमीनो एसिड, ये वाला है ना? ये वाला है, लेकिन मुझे सच बताऊं तो आता नहीं। मेंशन द कोडॉन एंड एंटीकोडॉन फॉर एलेनिन। अच्छा रुक जाओ 2 मिनट दो, पहले क्वेश्चन ए देखते हैं। आइडेंटिफाई द पोलैरिटी ऑफ X to X प्राइम इन द डायग्राम बिलो, पोलैरिटी बतानी है, और मेंशन हाउ मेनी मोर अमीनो एसिड आर एक्सपेक्टेड टू बी एडेड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो आपका UAA, देखो ऐसा है, ये आपका नीचे है आपका mRNA, ये पूरी की पूरी mRNA की चेन है आपकी, ठीक, यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, ठीक, यहाँ से आपका ये मुझे कैसे पता यहाँ से स्टार्ट हुआ है? क्योंकि UAA शायद स्टार्ट कोडॉन होता है, UAA होता है स्टार्ट कोडॉन, मुझे नहीं पता, सोचो, मुझे नहीं पता, याद करो।
मेरे को याद ही, मैंने ये चैप्टर नहीं किया ना, वो ये पार्ट नहीं किया ना तो आप मैंने। एवोल्यूशन में क्यों देख रहे हो? हवा चल रही थी, हो जाता है गाइस, हो जाता है। देख लेता हूँ भाई, क्या दिक्कत है? हैं? कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो भाई हाँ यू, कहाँ नीचे? मेरे हिसाब से तो यू ए स्टार्ट कोड ऑन होता है। मिथ्योनिन AUG। ये स्टार्ट कोड ऑन होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, होगा। खैर, माइक्रो चल गया क्या? अरे मेन PDF कहाँ गई? ये रही। AUG से आप कह रहे हो कि AUG से स्टार्ट हो रहा है, AUG तो है ही नहीं, स्टार्ट कोड ऑन ही नहीं होगा यहाँ पे। मतलब बहुत पहले का हो सकता है स्टार्ट हो रखा हो। यू हमें ये बताना है कि स्टॉप कहाँ पे हो रहा है। अच्छा तो देखो, UA स्टॉप देखो कोड ऑन है, तो मतलब यहाँ पे तो स्टॉप हो रहा है, तो यू, हमें इसकी पोलैरिटी बतानी है। यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। 5 to क्यों? सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, जेन्युइनली सॉरी भाई, थोड़ा डिसलेक्सिक हो गया है। इनका राइट हेमिस्फीयर काम नहीं कर रहा, राइट सेरिबुलर हेमिस्फीयर। जो भी है, देखो ऐसा है कि ये 5 है और ये 3 है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ। देखो, ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है अपेरेंटली, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बट यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये ऐसा इसीलिए और है यहाँ पे क्योंकि स्टॉप हो यहाँ रहा पे है। स्टॉप कोड ऑन है, इसलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ। चलो ठीक है। मेंशन द कोडॉन और एंटी कोडॉन फॉर एलेनिन। पहली बात तो कोडॉन क्या होता है और एंटी कोडॉन क्या होता है? एलिन तो अमीनो एसिड है। बताओ जी सीमा जी, आप बताओ। पहले तो आप कोड ऑन ही बताओ। मुझे नहीं पता कोड, मुझे इतना पता है कि 3, जहाँ तक मुझे पता है कि 3 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। एक्स, सॉरी 3 नाइट्रोजनस बेस होंगे या न्यूक्लियोटाइड होंगे 3, ठीक है। तीनों एक साथ प्रेजेंट होंगे और तीनों के तीनों किसी न किसी एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। अमीनो तो टेबल से एसिड। देखो ना, एडेनिन के लिए कौन सा कोड कर रहा है। एंटी कोडॉन क्या होता है लेकिन? एंटी कोड ऑन हमें उसका उल्टा बता रहा है। चलो देखते हैं एलेनिन के लिए। जैसे देखो, जैसे AUG है ना, AUG का एंटी कोड ऑन पता है क्या होगा? ए के नीचे क्या आएगा? ए T। के साथ क्या पेयर करता है? T। मतलब RNA की बात कर रहे हैं। यू U और U के साथ A, A। तो UAC होगा इसका UAC। एंटी कोड ऑन। अच्छा, ऐसे खैर बताना। एलेनिन के लिए GCU यूज़ कर सकते हो, GCC यूज़ कर सकते हो, GCA यूज़ कर सकते हो, GCG यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अच्छा जी, चलो GCU यूज़ करके देखते हैं एलेनिन के लिए। करके देखना नहीं है उसमें, मतलब कुछ भी इन चारों में से हाँ, कुछ भी लिख कुछ के भी लिख उसका देते एंटी कोड हैं। ऑन लिख देना है बस। ठीक है, तो कोडॉन हो गया आपका एलेनिन के लिए GC GC। यार GCG ले लो, देखो बहुत मोटा है GC जानती GCG जी। GCG है ये, ठीक है। तो उसका उल्टा हो जाएगा, G लगता है C, GC। अरे वो गाना नहीं है, तू जानती नहीं, तू हूँ मैं बहुत बड़ा सी। Why are some untranslated sequences of bases seen in mRNA coding for a polypeptide? देखो, कुछ अनट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, देखो न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये CU, CA फालतू के न्यूक्लियोटाइड हैं। कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि mRNA पे होंगे, लेकिन किसी ने पॉलीपेप्टाइड के लिए चेंज नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कोड नहीं करेंगे। वो क्यों होते हैं? वो या तो स्टार्ट करने के लिए होते हैं या तो स्टॉप करने के लिए होते हैं। ये शायद सिर्फ और सिर्फ स्टॉप करने के लिए होते हैं। स्टार्ट करने के लिए तो AUG होता है और वो मेथियोनिन के लिए कोड करता है, राइट। तो वो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, स्टॉप कोडॉन्स। हार्डी वाइनबर्ग एक्सप्रेशन जो है, कहाँ से डराइव हुआ है वो? लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स दैट कैन डिस्टर्ब द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। लीजिए, जेनेटिक इक्विलिब्रियम को तो डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक पहले तो एक्सप्लेन करिए हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशन है क्या। ये इक्वेशन है, दिख रही हो तो। और ये आई होती है P प्लस Q के होल स्क्वायर से। पहले P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1 आया कहाँ से? पहले तो आपने इज इक्वल्स टू 1 ही लिखा। सही बात है, मतलब इज इक्वल्स टू 1 है ये, ठीक है। सही बताओ तो मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि ये कहाँ से डिराइव हुई है। मैं बताता हूँ But- इसका डेरिवेशन। नहीं, एक सेकेंड, मैं ट्राई करूँगी फिर भी। पर ये तो अच्छा,
एवोल्यूशन क्या है वो? अच्छा, हम्म हम जेनेटिक्स कर रहे थे तो हम एवोल्यूशन में कैसे आ गए? जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन एक साथ ही तो आता है। देखा गाइस, इसलिए बताओ। बोला जाता है। देखो, ये जो दूसरा पार्ट है वो मुझे नहीं आता, पहला पार्ट मुझे आता है। सीमा जी को दूसरा पार्ट आता है, तो सीमा जी दूसरा पार्ट बता देंगे। ज़रा कोई खाली जगह पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। ज़रा मैं ये सब मिटा दूँ। मिटा दे कैसे हैं ये सब? अरे भाई, इरेज़र कहाँ मिलती है यार? इरेज़र किधर है? दिख रही है तुम्हें बॉयज़ इरेज़र? ये तो नहीं है। क्या ये? हाँ। नहीं, ये तो रिडक्शन के लिए होती है, ये तो परमानेंटली रिमूव करने के लिए होती है, ये नहीं है। ये इरेज़र नहीं है, ये टेक्स्ट है, ये तो शेप ये है। तो सिग्नेचर ये है, ये पोस्ट कार्ड है। ये यूज़ कर तो सकते हैं वैसे, कायदे से दिखाता हूँ मैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट है, इसे हटाओ, इस पे लगा दो। क्या? कुछ नहीं हुआ गाइस। टेक्स्ट लिखोगे अरे तो रुको, होगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, ये आ जाते हैं जी लिख के छोड़ देते हैं। वो भी यही कर रही थी। हाँ तो ठीक है ना, सीमा जी की साइड ही लेते रहना तुम लोग हमेशा। खैर खैर, तो मैं क्या कहता, मान लो कि आपके पास, अरे यहाँ लिखेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ टेक्स्ट है। टेक्स्ट वाला बॉक्स बना रखा है ना आपने। अरे भाई छोड़ो यार, छोड़ो। साइड पे ही लिखना पड़ेगा अब तो। खैर, मान लो कि आपके पास दो एलील है, ठीक है? दो दो एलील है, एल। यस, दो एल है आपके पास, ठीक है? मान लो कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी है। अरे भैया कहीं तो लिख दो भाई, ऐसा अरे टेक्स्ट ही वाइट कर रखा है हमने, कहाँ से लिखेंगे? मान लो आपके पास दो हैं, ब्लैक हो गया। एक कैपिटल टी है, ठीक है, और एक स्मॉल टी है, राइट? सिर्फ और सिर्फ दो अलील हैं, ठीक? तो अगर आपके पास कैपिटल टी की प्रोबेबिलिटी, अकरिंग प्रोबेबिलिटी है, मान लो 10 टोटल अलील हैं, या 10 टोटल अलील हैं, हाँ। इसकी 7 ले लो, उसकी 3 ले लो। अगर इसकी 7 हैं तो स्मॉल टी की कितनी होगी ऑटोमेटिकली? 3। 3 होगी। तो इसी वजह से आपके जो अलील आते हैं, ठीक है, वो होते हैं जैसे पी प्लस क्यू, इनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कितनी कितनी? 1। 1। और ये ध्यान रखना कि पी एंड क्यू आर पेयर्स ऑफ एलील। तो इसीलिए हम पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर लेते हैं। और जो पूरी हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम है या हार्डी वाइनबर्ग इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन जो हम यूज़ करते हैं, ये बस हमें ये बताती है कि ये जो अलील हैं कितनी बार आ रहे हैं पॉपुलेशन में, ठीक है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स है ना पॉपुलेशन, और वो भी कौन से टाइप की पॉपुलेशन? मेंडेलियन। ये ध्यान रखना है, मेरा गलत हो गया था। फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स, ओके। और पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर को, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 को स्क्वायर कर दोगे तो ये तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अब ये बताओ, ये कब कब मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, ये इक्विलिब्रियम कब कब डिस्टर्ब हो जाता है आपके हिसाब से? रैंडम मीटिंग अगर करा दे। अच्छा, वैसे मुझे इसका रीज़न नहीं पता है, बट हाँ रैंडम मीटिंग में हो तो जाता है, बात तो सही है, मैंने भी पढ़ा था। और जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये रहा ना, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ऐसा क्यों है लेकिन ये मुझे नहीं पता है, ठीक है? अरे क्योंकि म्यूटेशन आ गई है ना, म्यूटेशन तो चलो समझना रिकॉम्बिनेशन है। आ गया ना, रिकॉम्बिनेंट्स आ गए, बट ये रिकॉम्बिनेंट्स के लिए है ही नहीं। वही तो, क्यों नहीं है? चलो इस वाले पार्ट में मुझे लगता है मेरा चक्का जाम है, बाकी तो दो ठीक है। अरे ये याद करने हैं एनसीईआरटी से 5 याद करने हैं, लेकिन क्यों, इसका रीज़न क्या है, मुझे ये जानना है। आई वुड वो लाइक टू दिया नो है दैट। उसमें, लिखा है पैरा में। कद्दू। चलिए ये बताइए, ये पेडिग्री चार्ट दे रखा है और आपको आंसर बताने हैं, बताइए चलिए। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बताइए जी।
पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस हेयर? पेडिग्री चार्ट है, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बताना है आपको, बताइए। क्या आपको पहली स्ट्राइकिंग चीज़ क्या दिखती है इसमें? पहली चीज़, कि बहुत सारे बंदे इफेक्टेड हैं इसमें, हाँ ट्रू, बहुत सारे बंदे एज इन मेल्स। मेल, 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 मेल। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पहला कंक्लूजन होगा कि ये सेक्स लिंक्ड है। क्यों, व्हाट डू यू थिंक? लेकिन ज़्यादातर मेल्स तो देखते हैं, ज़्यादातर मेल्स आई गेस अनअफेक्टेड हैं इसमें, है ना? नहीं, हाँ देखो, ये अनअफेक्टेड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ज़्यादातर मेल्स मुझे अनअफेक्टेड ही दिख रहे हैं। बताइए, एक आधा मेल इफेक्टेड लग रहा है मेरे को। मेरे हिसाब से सेक्स लिंक्ड और रिसेसिव है, क्या बोलते हो आप? है ना? If female is homozygous for the affective trait in this pedigree chart, then what percentage of her sons will be affected? बताइए। ये सबसे पहले तो आपको क्या लग रहा है, ये बीमारी कौन सी है? अगर ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो यानी कि मेल में दिखेगा ये कुछ ऐसा, एक्स सी वाई। हेमोफीलिया हो सकता है। हाँ वह, और वो हेमोफीलिया, सॉरी होमोफीलिया नहीं, हेमोफीलिया। होमोफीलिया, आई डोंट नो क्या होता है, अगर गे लोग आपको टच कर दें तो आपसे खून निकलने लग जाए। हेमोफीलिया। खैर, ये एक्स सी वाई हो गया एक, और 3 टाइप के जीनोटाइप हैं, एक्स सी एक्स हो गया। अब देखो इस केस में क्योंकि रिसेसिव है तो ये वाला जो सी होगा, ये दिस विल बी डिफीटेड बाय दिस एक्स। यहाँ पे तो आपके पास एक्स है नहीं इसको, इसके ऊपर दबाव डालने के लिए, तो एक्स सी तो अपना राज चलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक्स सी हो गया तो आपके हिसाब से व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर सन्स विल बी अफेक्टेड? क्या लगता है आपको? ऑल 100%। हाँ, क्यों? क्योंकि वो होमोजाइगस है। होमोजाइगस है तो देखो, एक ना एक बेटे के पास तो आपका एक्स जाएगा ही जाएगा। और बेटे को एक ही एक्स चाहिए भरने के लिए। व्हाट? भरने के लिए? देखो ये बीमार होने के लिए। ये देखो ये आपका मेल बनेगा और ये वाला आपका मेल चाइल्ड बनेगा। जी। दोनों के पास एक्स सी और एक्स सी आ ही रहा है, तो मेरे हिसाब से 100% होगा इसका आंसर। बाकी तुम देखो सही है कि गलत है, ठीक है। जीनोटाइप बताइए, गिव द जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग 1 2 3 4 इन थर्ड जनरेशन। तो इसका थर्ड जनरेशन, इसका और इसका जीनोटाइप दीजिए भाई। पहले वाले मेल का होगा XY। बिल्कुल नॉर्मल, हाँ। ठीक है। फीमेल का होगा XC। XC, उसका होगा XCY। ठीक है, इसका होगा XCY क्योंकि अफेक्टेड है। XC नहीं, X अब देखो, XX होगा इसका, अब क्योंकि ये इसके दोनों बच्चे अनइफेक्टेड हैं। अगर ये कैरियर होती तो इसका मेल चाइल्ड भी बीमार होता। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, बिल्कुल सही बात पकड़ी है इन्होंने। ये जो है देखो, अब ये अनअफेक्टेड दिख रहा है, तो या तो ये XC होता और या तो ये XC होता। मान लो इनकी थ्योरी लेते हैं, XC लेके चलते हैं इसको। मान लो ये XC हुआ, XC हुआ, और अरे सॉरी ये नहीं हो सकता, या तो ये XX भी हो सकता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। आपकी मदर XC हुई और आपके फादर XY हुए। फादर XX नहीं हुए आपके, होपफुली। तो यहाँ पे आप XCY भी बन सकते हो और XY भी बन सकते हो। यहाँ तो आपकी थ्योरी गलत हो गई जी। क्या मतलब? क्या पता ये XY हो और ये क्या, देखो XY क्यों हो? सुनो मम्मी है सुनो वो। सुनो सुनो, अरे मम्मी है वो, मम्मी जी सॉरी। दिखाओ, सुनो मैं सुनो बता सुनो, दूँ। मेरी बात सुनो, बस मेरी बता बात दूँ। सुनो, पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद दूंगा। अगर तुम कह रही हो कि XC है ये, है ना, देखो इधर XC है ये तुम्हारे हिसाब से, आपके हिसाब से सॉरी, है ना। XX है वो, X XX है वो, कैरियर नहीं है पॉर्न वो। स्टार है वो।
वो XX है, वो कैरियर नहीं है, क्योंकि अगर वो कैरियर होती तो उसका मेल चाइल्ड भी इफेक्टेड होता। ज़रूरी नहीं है, मैं वही तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये कैरियर केस है ना, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही मेल चाइल्ड अफेक्टेड है, ये वाला तो अनअफेक्टेड है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि अनसर्टेन है। हाँ, नहीं मुझे मतलब कोई ना कोई सर्टेनिटी तो होगी। देखो अब आप देखो, कोई सर्टेनिटी नहीं होगी इसमें, देख लो, पता है, आप क्योंकि देख लो, आधे हो सकते हैं, आधे नहीं हो सकते, आधे हो सकते हैं, आधे नहीं हो सकते। देख लिए भाई। अब इनके पापा तो इफेक्टेड थे, तो इसका मतलब इनके पास एक एक्स तो आया ही होगा पापा का। पर ये तो अलग है, ये तो अलग बंदी है, ये तो इनकी फैमिली की भी नहीं है, वही तो बात है। तो इसका अनसर्टेन है, फिर हम बता ही नहीं सकते। दोनों का, उसके अगले वाली का भी और इसका भी नहीं। अगली वाली कैरियर होगी, क्योंकि उसको पापा से एक एक्स ही मिला होगा। गुड पॉइंट, ठीक है। चलो खैर, आप एक काम करो, आप ये वाला बताओ और फिर आगे बढ़ो। लो पकड़ो। In this type of inheritance pattern out of male and female children, which one has less probability of, हाँ, तो इसका यही आंसर है कि फीमेल के पास लेस प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि उसके पास 2 चांसेस हैं, मतलब उसके पास 2 एक्स हैं, ठीक है। जबकि मेल के पास तो एक भी गलती से आ गया, उसका एक पेरेंट कैरियर भी निकला ना, तो भी प्रोबेबिलिटी है मेल चाइल्ड के पास कि वो बीमार हो जाए या उसके पास डिजीज़ आ जाए। बट जो फीमेल चाइल्ड है उसके पास 2 एक्स हैं, तो उसके पास प्रोबेबिलिटी कम रहती है, ठीक है, क्योंकि अगर वो कैरियर भी हुई तो बीमार नहीं होगी, वो बस बीमारी फैलाएगी। ट्रू। इसका एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस, जी। और मैं कलर ब्लाइंडनेस को लेके ही चल रहा था। कहाँ लेकर चले रहे थे कलर ब्लाइंडनेस को? ब्लाइंड हो ना, दिख नहीं रहा था। अच्छा, ऑब्जर्व द सेगमेंट ऑफ mRNA, तो ये mRNA का सेगमेंट दिया है, 5 प्राइम 3 प्राइम इंट्रॉन एक्सॉन दिया है इसमें। तो हमें एक्सप्लेन और इलस्ट्रेट करना है स्टेप्स, जिससे कि पूरा प्रोसेस्ड HRNA बन जाए, ठीक है। अब पहले तो स्प्लाइसिंग होगी इसमें, है ना। बताओ तो क्या होती है स्प्लाइसिंग? देखो यहाँ पे दिखाते हैं अपन। आँख है बड़ी बड़ी और तुम मुस्कुराने की बात करते। हाँ, अरे देखो जियान है आप, ठीक है, अपनी सुरीली आवाज में मत ये जो सुनाइए है, लोगों को। ये है RNA स्प्लाइसिंग, ठीक है। जी। इसमें RNA स्प्लाइसिंग में होता क्या है कि ये लोग करते क्या है कि, देखो थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, सेकंड पॉइंट पे, सॉरी। देखो जो हाँ, मतलब जब दोनों इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होंगे, ठीक है, और वो दोनों नॉन फंक्शनल है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? नॉन फंक्शनल होता है, एक्सॉन्स नहीं नॉन फंक्शनल होता है। कंटेन बोथ द एक्सॉन्स एंड द इंट्रॉन्स एंड आर नॉन फंक्शनल। अरे मतलब वो पूरा का पूरा mRNA, हाँ, mRNA नॉन फंक्शनल मतलब RNA नॉट, अभी mRNA तो बना ही नहीं है वो। हाँ, ठीक है, तो इसलिए उसको हम करते हैं, इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग, जहाँ पे इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जो HNRNA है, ठीक है, मतलब स्प्लाइसिंग तो करेंगे ही, ये आपको पता चल गया। सबसे पहले हम स्प्लाइसिंग करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें हम एडिशनल प्रोसेसेस भी करेंगे, कैपिंग और टेलिंग का, ठीक है। कैपिंग में हम क्या करेंगे? कैपिंग में हम अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड कोई सा भी ऐड कर देंगे 5 प्राइम एंड पे, ठीक है, और टेलिंग में एडिनिलाइड रेसिड्यूज ऐड कर देंगे 3 प्राइम, क्या 3 प्राइम क्या ऐड करेंगे? एडिनिलेट रेसिड्यूज ऐड कर देंगे हम। मतलब उसे काटेंगे, उसको टोपी पहनाएंगे, फिर उसको पूंछ लगा देंगे। हाँ, देखो देख लिया, देख लिया, अब नहीं देखना, हो गया मेरा। हाँ मतलब यहाँ पे होगी टेलिंग, ठीक है, और यहाँ पे होगी कैपिंग, ठीक है। कैपिंग में हम क्या डालेंगे? अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड कोई सा भी, ठीक है, और टेलिंग में हम क्या डालेंगे? एडिनिलाइड रेसिड्यूज, ठीक है, और बीच में से ये जो इंट्रॉन्स है इनको हम हटा देंगे, ठीक है। तो यही हमें करना है इस वाले क्वेश्चन। फिर उसके बाद जीन एनकोडिंग RNA पॉलीमरेज 1 and 3, ठीक है, मतलब जो जीन एनकोड करता है RNA पॉलीमरेज 1 और 3 के लिए, वो इफेक्ट हो जाता है किससे? म्यूटेशन से, ठीक है, एक सेल में, मतलब म्यूटेशन आ गई उस जीन में, ठीक है। तो हमें बताना है कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस पे। बताओ, अब बताओ। कुल मिला के मुझे पता नहीं है, देख के बताऊंगा मैं आपको।
जीन जो एनकोड कर रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 बना रहा है, 3 बनाना है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड से, स्टेटिंग रीज़न। तो देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1 और 3 करते क्या है बेसिकली। क्वेश्चन तो ये पूछना चाह रहा है कि भाई उसकी वैल्यू क्या है, अभी देख के बता देता हूँ उसमें कौन सी बड़ी बात है। ओपन बुक है भाई, ओपन बुक है। आरएनए पॉलीमरेज, मुझे नहीं पता यार, सिमा जी हेल्प, सर्च कर लो ना यार। पॉलीमरेज किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, यू नेवर नो कब आपको गोली मार दे कोई। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है आपका, बेसिकली वो आपको डीएनए बनाने में हेल्प करता है। डीएनए आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, समझा नहीं मैं, टाइप कर दो अगर आपको कुछ काम है तो, कुछ बिजनेस है अगर आपको तो। अरे यार ओके, देखो ऐसा है कि एक आपका स्ट्रैंड ऐसे जाता है, एक आपका स्ट्रैंड ऐसे जाता है, इन दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए काम जो करता है वो आरएनए पॉलीमरेज करता है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड बनाने में, पॉलीपेप्टाइड चेन दोनों को जोड़ने में हेल्प करता है वो। ये मैंने जो अभी अभी बताया इसे इग्नोर कर देना, ये बिल्कुल भी अच्छा वो नहीं था, एक्सप्लेनेशन नहीं था। ये की कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका की कॉन्सेप्ट है लैक ओपेरॉन। देखो तो ओपेरॉन क्या होता है बेसिकली ना, ये मशीनरी होती है, ठीक है, मशीनरी होती है, फीडबैक मैकेनिज्म वगैरह वाली मशीनरी होती है। तो ये कैसे काम करती है मैं खुद भूल गया, वैसे मैंने और सीमा जी ने लास्ट टाइम याद किया तो था। ये शेमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। प्रमोटर, पी से प्रमोटर, रुक जाओ प्लीज वेट। तो ठीक है मान लेता हूँ, पी से आपका प्रमोटर है, आई से इनहिबिटर है, इंड्यूसर, इंड्यूसर है। एक बार देख लेते हैं, भरोसा ही नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है मुझे, खुद भी वैसे याद करना ही था, लैक ओपेरॉन याद करना ही था मेरे को। असाइनमेंट में मिला है, असाइनमेंट में भेजा मैंने, मेरे को मिला है। अच्छा लैक ओपेरॉन, हम्म, क्या बात है, कॉलेज में असाइनमेंट में मिला लैक ओपेरॉन। ये रहा, आओ पढ़ते हैं कि कैसे करता है इसको, थोड़ा सिस्टम इधर कर देते हैं गाइस। चलो स्टडी दिस स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन लैक ओपेरॉन, और कुछ कुछ आंसर्स करना है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम परमिएज प्रेजेंट in the cell membrane of a bacterium has been blocked by an inhibitor. How will it affect the lac operon? तो ये मशीनरी कैसे काम करती है, ये मशीनरी जहाँ तक मुझे याद है दही बनाने में काम करती है, लैक्टोज ब्रेक करने में काम करती है। ठीक है। तो क्या होता है अगर आपके जो भी मतलब लैक ओपेरॉन है, ये लैक ओपेरॉन मशीनरी है, हाँ ये भी बता दिया मैंने। अब मान लो इस मशीनरी के आसपास एक एलोलैक्टोज है, एलोलैक्टोज। अब वो एलोलैक्टोज क्या करता है, वो जाके ना बाइंड कर जाता है, मतलब ऐसे पड़ा हुआ है और वो जाके बाइंड कर जाएगा शायद यहाँ पे है। हाँ इंड्यूसर पे बाइंड करता है। आर यू श्योर? आओ देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, और यहाँ पे क्या था, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर था जी, has been blocked by an inhibitor। पर वो तो परमिएज की बात कर रहा है ना, परमिएज तो वाई जीन कोड करता है। हाँ लेकिन मैं स्टार्ट तो यहाँ से करेंगे ना, उसके बाद वो पूरी मशीनरी एक ऐसे। अच्छा तो आप सारा बता रहे हो, एबीसी पार्ट नहीं बता रहे। बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, बट एक जनरल आइडिया तो दे दूँ। अच्छा खुद भी तो ले लूँ एक जनरल आइडिया। लैक्टोज आएगा, ठीक है, तो ये जो आई जीन है ये एक्टिव हो जाएगा, फिर ऑपरेटर उससे बाइंड करेगा, ठीक है। अच्छा रुको, देखो ना, रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर, रिप्रेसर बाइंड कर लेगा ये ऑपरेटर से। रिप्रेसर है क्या? अच्छा ओके, देखो ऐसा होता है ना, ये जो ये आपने इनहिबिटर बताया ना, इसको इंड्यूसर, इनहिबिटर है ये शायद। ये क्या मतलब है या नहीं, ये बताओ मुझे। मैं देखो आप, ये इंड्यूसर तो कुछ और है, ये वाला इंड्यूसर है या नहीं है? ये आई जीन है, इसको बस आई जीन बोलते हैं। नहीं, ये आई इतना जीन मेरे को पता है। इनहिबिटर बनाती है, ये मुझे इतना। देखो सुनो जो भी है, ये चीज़ एक रिप्रेसर बनाती है, ठीक है, ओके। अब वो रिप्रेसर
अगर कोई रिप्रेसर के आके ख़त्म ना करे, बाइंड ना करे, तो वो रिप्रेसर भाई साहब यहाँ जाते हैं और लाइन से सबको रिप्रेस कर देते हैं। जी ठीक बिल्कुल है, सही बात बोली। बिल्कुल सही है ना। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम परमिएज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ बैक्टीरियम हैज बीन ब्लॉक्ड बाय एन इनहिबिटर। क्या मतलब है इसका? मतलब कि ये जो मतलब परमिएज एंजाइम के लिए वाई जीन कोड करता है ना, तो अगर मतलब इसकी एक्टिव साइट ये होगी, तो अगर ये किसी ने ब्लॉक कर दी तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका फंक्शन क्या है, वाई जीन का फंक्शन क्या है, परमिएज का फंक्शन क्या है। तो आप ठीक देखो है, पीछे जाके, देखो तो मुझे जहाँ तक याद है परमिएज जो होता है ना, परमिएबिलिटी। वो आपके सेल की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है। हम्म तो अगर ये बनेगा नहीं परमिएज, पहले मान लो ये इनहिबिट हो गया, ये जीन ही इनहिबिट हो गया, मान लो मुझे हाँ, कुछ नहीं आता तो था, पहले बट हाँ वर्ड से ही मुझे पता चल रहा है कि जीन जो था, ये वाला वाई वाला जीन होता है, ये इनहिबिट हो गया, अब परमिएज नहीं बनेगा, तो मेरा जो सेल है इट वोंट बी दैट परमिएबल। ठीक हाँ। है, और ऐसा होता है कि अगर वाई जीन नहीं काम करेगा फिर ए भी नहीं काम करेगा, क्योंकि ये सीरीज में काम करते हैं। ठीक है। प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द आई जीन, आई जीन एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है रिप्रेसर। ठीक है, जिसका नाम है रिप्रेसर। कुछ लिखने की वैसे ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे। खैर, has become abnormal due to unknown reason, explain it impact on lactose metabolism, stating the reason। अब देखो ये abnormal बन गया, ठीक, समझ में आ रही है आपको बात? अब नॉर्मल बन गया तो यानी कि ये वर्क नहीं करेगा, वोंट वर्क, रिप्रेसर वोंट वर्क, यानी कि रिप्रेसर नहीं वर्क करेगा, यानी कि ये पूरा ये अपना काम करेगा, ये वाला जीन भी प्रोड्यूस करेगा, ये वाला जीन भी प्रोड्यूस करेगा, ये वाला जीन भी प्रोड्यूस करेगा, जो भी एंजाइम प्रोड्यूस करने हैं ना ये लोग, ये पूरा पूरा टाइम प्रोड्यूस करते रहेंगे। ठीक है, 24/7 ये लोग अपनी चीज़ें प्रोड्यूस करने लगेंगे, जो भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो सेल है उसकी एनर्जी बहुत वेस्ट होगी। लैक ऑपरेरॉन का काम ही यही होता है, फीडबैक मशीनरी है, मतलब फीडबैक के ऊपर काम करती है कि हाँ ठीक है, तुम्हें ज़रूरत है तो हम बनाएंगे, ज़रूरत नहीं है तो हम कुछ भी नहीं बनाने वाले, सारा प्रोडक्शन रोक देंगे। तो बेसिकली आई थिंक लैक्टोज मेटाबॉलिज्म क्या होगा, अगर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म अगर लैक्टोज हुआ तो ठीक है बढ़ जाएगा, वरना आपका सेल जो होगा वो बर्बाद हो जाएगी, बहुत एनर्जी वेस्ट होगी उसकी। मान लो आपके पास सिर्फ और सिर्फ गैलेक्टोज है, लैक ओपेरॉन एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा? ये गैलेक्टोज से टर्न ऑन होता है क्या? लेट मी चेक बॉयज, लेट मी चेक। ये वर्क होता है या नहीं? नहीं होता, गैलेक्टोज नहीं करता इसे, लैक्टोज है तो सिर्फ लैक्टोज ही होगा और ग्लूकोज कुछ या नहीं। गैलेक्टोज एक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैनॉट एक्ट एज फॉर लैक ऑपेरॉन, वो अपने ऑपरेटर सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम करते होंगे, तो बेसिकली यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ जो आई जो रिप्रेसर करेगा उससे सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज ही बाइंड कर सकता है, लैक्टोज या लैक्टोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ यहाँ इसी के साथ हमारा दूसरा पेपर भी ख़त्म है, तो आपको आपके लिए देखो कुछ वो तो क्या बोलते हैं फीड, यहाँ पे जेनेटिक्स के क्वेश्चन बहुत कम थे, जेनेटिक्स के पिछले वाले पेपर में ज़्यादा था, ये इस पेपर में नहीं है। अगर हमारे लिए कुछ क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन पूछो। थैंक यू सीमा जी फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच। देखो डिस्कॉर्ड पे जाओ, असाइनमेंट वगैरह करो, अभी भव्य वाला असाइनमेंट भी तो डिस्कस करना है यार, वो भी डिस्कस करना है। ठीक है, स्मॉल कंटेंट क्रिएटर हैं भाई, एंगेज विद अस, टॉक विद अस। ठीक है, टॉक विद अस, डर्टी टॉक विद अस। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डिस्कॉर्ड लिंक है, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। बाय बाय। अरे भाई